अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में हाजिर है सीटेट 2023 की अगस्त में हुआ जो पेपर हुए थे, उसमें उर्दू ज़ुबान का ये पेपर 1 है जिसके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके जवाबात भी हम देखेंगे। ठीक है, ये पेपर है अगस्त 2023 का, पेपर 1 है, सब्जेक्ट है उर्दू। तो यहाँ पर आप सवाल नंबर 1 देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत जो है वो पैराग्राफ से नहीं हुई है, इक़्तिबास से नहीं हुई है। यहाँ पर पहले सवालात है, उसके बाद इक़्तिबास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। एक जुमला दिया गया है और उसी से देखिए, आपके सामने सवाल है कि मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। ये सवाल नंबर 1 से 15 तक ऐसे ही सवाल आपको आने वाले हैं। जुमला दिया हुआ है और जुमले से रिलेटेड हिकमत अमली को आपको यहाँ पर पहचानना है। जुमला कुछ इस तरह है कि मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। ऑप्शन 1 है तक़लीद ज़बान, बी है ज़बानी याद करना या ज़हन नशीन कर लेना, सी है दोहराना और डी है अस्कुद निगरानी। ठीक, तो ये जो सवाल हैं ज़बान के लर्निंग यानी आमूज़िश ज़ुबान के ताल्लुक़ से ये सवाल हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर तक़लीद ज़ुबान उसे कहते हैं जब हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन पर गौर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये तक़लीद ज़ुबान भी नहीं है, ज़बानी याद करना भी इसका जवाब नहीं हो सकता है, ना ही दोहराना हो सकता है। तो ये जो हिकमत अमली है अस्कुद निगरानी कहलाती है। मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। ये एक मिसाल है और उससे मुमासलत रखने वाली जो हिकमत अमली है ऑप्शन में अस्कुद निगरानी है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है आपके सामने। अगस्त 2023 का ये पेपर है, फिर से मैं दोहरा दूँ, उर्दू ज़ुबान का। सवाल नंबर 2 है आपके सामने। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे और अंगूठे गाना गाते हुए वो इन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से इन्हें पढ़ा रहा है? ठीक है, तो ये जो है ज़बान की तदरीस के तरीक़े में से ये सवाल ताल्लुक़ रखता है। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे कि ज़बान के तदरीस के तरीक़े कौन कौन से हैं, तो ये तदरीसी तरीक़ों में आपको इस सवाल का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन है इस्तिफ़ाइयत पसंदी। ये आपको सिलेबस में शायद ना देखने को मिले कहीं पर। समय लिसानी, यहाँ पर सुनना और ज़बान के मुतालिक़ यहाँ पर सुनने का अमल नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है ए वाला। ऑप्शन सी है आपके सामने तरसील ज़बान की तदरीस कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है कुल्ल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। हमने आपको कल की वीडियो में भी प्रीवियस पेपर का जो कराया हमने दिसंबर 2022 का, उसके अंदर भी इसी तरह का सेम सवाल था। अगस्त 2023 में पूरी इसी सवाल पर ये मबनी है। तो इसमें हमने आपको बताए थे कि ज़बान की तदरीस के तरीक़े कौन कौन से हैं। उसमें जो पिछला दिसंबर 2022 में जो सवाल पूछा गया था वो साइलेंट वे पर पूछा गया था, खामोश, तालिब इल्म खामोश रहता है, तो हमने उसके अंदर साइलेंट वे वाला तरीक़ा बताए थे। और ज़बान के तदरीस के तरीक़े में आप देखने को मिलेगा आपको कि डायरेक्ट मेथड एक हैं जिसे हम रास्त तरीक़ा कहते हैं, और हैं गुफ्तगू का तरीक़ा, और आपके सामने होता है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ये भी एक तरीक़ा है।
और एक लास्ट में एक तरीका हमने आपको बताया था, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स मेथड। तो ये जो सवाल है, सवाल नंबर 2, आखिरी वाला जो तरीक़े तदरीस है ज़बान के तरीक़े में, वो है कुल्ल जिस्मानी रद्द अमल, जिसे हम कहते हैं टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स मेथड, कि बच्चे अपने जमात में अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सवाल का जवाब देते हैं, उस्ताद की पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है, या फिर वो ज़बानदानी में हिस्सा लेते हैं, उसे हम कहते हैं कुल्ल जिस्मानी रद्द अमल। समझ में आया? सर इस्तिफायत पसंदी का मतलब क्या होता है? इस्तिफायत पसंदी, देखिए यहाँ पर अपने सिलेबस में कहीं पर हमको पढ़ने को नहीं मिला और ये उससे रिलेटेड भी नहीं है टीचिंग लर्निंग के। अच्छा। ठीक है, और अगर इंशाल्लाह अगर कहीं मिलता है तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में मालूमात देंगे। ठीक, लेकिन सही जवाब डी है, जो सवाल से रिलेटेड है और आपके आंसर की भी यही कहती है। ठीक, सवाल नंबर 3 आपके सामने है। तुलबा साबिक़ा इकाई से मुताल्लिक़ लफ्ज़ियात के 5 सवाल के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये क्लासरूम की एक्टिविटी है उर्दू ज़ुबान के अंदर। आपने ग्रुप बनाए हैं, 5 सवाल बच्चे ख़ुद तैयार कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप के सवालात के ऊपर तबादला ख्याल कर रहे हैं और जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सरगर्मी है किस चीज़ की मिसाल है? ऑप्शन ए है हम जोलियों का अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन बी है अस्कुद अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन सी है जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान की सही से याद रखता हूँ, और ऑप्शन डी है। सर स्लाइड पे कुछ आ नहीं रहा है। जी, स्लाइड मौजूद हैं, आपके सामने हैं। हाँ, अभी आ रही। ठीक है, डी। सवाल नीचे हैं, ऑप्शन भी नीचे हैं। ऑप्शन एक है हम जोलियों के अंदाज़ा क़द्र, बी है अस्कुद अंदाज़ा क़द्र, सी है मानियात और डी है रोज़मर्रा मुरवजा ज़ुबान। तो यहाँ पर हमको इस बात का अंदाज़ा लगता है कि ये जो सवाल है जिसमें तलबा अपने आपस में ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें वो इल्म की लेन देन कर रहे हैं, सवाल जो जवाब कर रहे हैं और जवाबात देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े का एक्टिविटी, इस तरह का ग्रो जहाँ पर तलबा एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी को हम पीयर लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, पीयर लर्निंग। ठीक है, तो ये जो पीयर लर्निंग है इसी से रिलेटेड सवाल है और उर्दू में उसे हम कहते हैं हम जोलियों का अंदाज़ा क़द्र। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल नंबर 4। सर ये जो स्लाइड पे आप जो यूज कर रहे हो ना, पेन इरेजर, वो सब बीच में आ रहा है, तो स्लाइड पे ऑप्शन सही से नजर नहीं आ रहे। जी, जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप सवाल देख सकते हैं, जब मैं ऑप्शन बताऊँ तो ऑप्शन भी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास कर सके। अब ये जो पूरा यहाँ तक जो जुमला है क़यास कर सकें तक, ये आमोज़गार का तबसरा है, ये स्टूडेंट का तबसरा है अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो ये सवाल पे से इसी जुमले पे से आपको ये समझना है कि आमोज़गार के तबसरों की मदद से इनकी तरजीहात मालूम कीजिए। ये तो तबसरा है, उसी को यहाँ पर सीक्वेंस में लिखा गया है। ऑप्शन ए है जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। अब जो ऊपर का जो तज़किरा किया है आमोज़गार ने, तो उसके लिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ऑप्शन सी है जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ऑप्शन डी है जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर
कि इसके तबसरे को हमें समझने की ज़रूरत है। इसका तबसरा आप जब समझेंगे कि जब मुझे उस्ताद लफ्ज़ या मुहावरे का कोई कार्ड देता है, ठीक है, मान लीजिए कि आप ही ने एक बच्चे को लफ्ज़ या मुहावरे का कोई कार्ड दिए, तो बच्चा खुशी महसूस कर रहा है। अब वो खुशी महसूस कर रहा है मतलब कार्ड को उसने समझ लिया, पढ़ लिया, और उसके बाद उसी कार्ड पर, जिस कार्ड पर लफ्ज़ या मुहावरा लिखा हुआ है, उस कार्ड की बुनियाद पर बच्चे को अदाकारी करनी होती है। और ऐसी अदाकारी करनी है ताकि तालिब इल्म की अदाकारी को देखकर तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में गेस कर सके। ठीक है, आजकल इस तरह के गेम्स टीवी शोज़ पर भी आ रहे हैं कि आपके कोई जुमला होता है और सामने वाले को आपको एक्टिंग करके बताना होता है, और सामने वाला उसके बाद लफ्ज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में क़यास करता है, गेस करता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चारों भी ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर हम डी पर गौर करें ऑप्शन डी पर, जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। तो यहाँ पर जो तालिब इल्म कार्ड लेकर खड़ा है तो वो यहाँ पर ज़बान को सही से याद करने की यहाँ पे कोई एक्टिविटी उस तालिब इल्म के लिए नहीं है। ऑप्शन सी है, जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। याद रखने के कोई भी चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी में नहीं है। ऑप्शन बी में भी याद रख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ जो सही अमल है, जो हमें ऊपर के तबसरे से अंदाज़ा होता है कि तालिब इल्म ने क्या किया, वो इस तरह की अदाकारी करेगा कि तलबा को क़यास करने में आसानी होगी। तो उसने कौन सी चीज़ों को अपने अंदर शामिल किया या फिर उसने कौन सा अमल इख्तियार किया, तो वो ऑप्शन ए है, जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ। हरकी कहते हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है, मेंटली। जब बच्चा आपके क्लासरूम में उस कार्ड की मदद से, मुहावरे की मदद से हरकी तौर पर शामिल हो चुका है, अब वो ज़बान को सही से याद रख रहा है और उसके बाद वो अदाकारी कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है तालिब इल्म पेश करने वाला भी है, या फिर जो आमोज़गार हैं वो ख़ुद भी सामने वाले देखकर भी इस तरह का तबसरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है इस एक्टिविटी के लिए। जी सर। सवाल नंबर 5 है। आपको इस तरह के सवालात भी आते हैं जो सवाल नंबर 5 में दिए जा रहे हैं। अक्सर आते हैं इस तरह के सवालात। दावा दिया जाता है और उसके सामने एक दलील दी जाती है। दो भी आपको जुमले दिए जाते हैं। तो पहला और दोनों में से कौन कौन सही है या कौन सा सही गलत है, ये हमको पहचानना होता है। तो दावा ये है कि स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। और दलील यानी जुमला बे है आपके लिए कि लिसानी व सकाफ़ती तनू के बास, लिसानी व सकाफ़ती तनू कहते हैं मल्टी लैंग्वेज मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा सकाफ़त है, और तनू का मतलब होता है डाइवर्सिटी। इन चीज़ों की वजह से बच्चे अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। ये एक दलील है। तो दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन बी है अलीफ़ और बे दोनों सही हैं और बे अलीफ़ की सही तौज़ी है। ऑप्शन सी है अलीफ़ और बे दोनों सही हैं लेकिन बे अलीफ़ की तौज़ी नहीं है। डी है अलीफ़ सही है लेकिन बे गलत है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 में ऑप्शन को देखने पर, सवाल को समझने पर हमें अंदाज़ा होता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की सलाहियत रखते हैं। पहली का बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान का इस्तेमाल करेगा, चौथी का बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान का इस्तेमाल करेगा। और दूसरा आंसर की के मुताबिक बे जो दलील है वो गलत है कि लिसानी व सकाफ़ती तनू के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते, बल्कि NCF और दीगर तालीमी पॉलिसीज़ हमें ये कहते हैं कि ये जो बच्चों का मल्टी कल्चर है, बच्चे की जो तहज़ीब है, तमद्दुन है, हमको उन्हें लर्निंग टूल बनाना है ताकि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर टीचर के सामने ला सकें। ठीक है, जो ये चीज़ें कभी भी आमूज़िश के अंदर रुकावट नहीं बननी चाहिए, उसकी तहज़ीब या सकाफ़त या उसकी ज़ुबान। ठीक, समझ में आ गया? जी।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है बोलने का अमल, बी है फितरत ज़बान, और सी है मानियात आपके राइट साइड में, और डी है रोज़मर्रा मुरवजा ज़ुबान। बोलने का अमल तो ये नॉर्मल है ऑप्शन में। फितरत ज़बान ये भी बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता सवाल के लिए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दोनों में मुझे ज़ाती तौर पर थोड़ा यकसानियत नज़र आती है, लेकिन आपके आंसर की के मुताबिक सवाल नंबर 6 का सही जवाब डी है, रोज़मर्रा की मुरवजा ज़ुबान। और हमने सी का इस्तेमाल इसलिए किए हैं कि मानियात हमने जो हैं ज़बान के क़वाइद के तरीक़े के अंदर हमने देखे थे। ज़बान के क़वाइद के मुताल्लिक़ के 4 मराहिल हैं, जिसमें इल्म नहू, इल्म सर्फ़ और इस तरह की चीज़ें आती हैं, और लास्ट में जो है तो मानियात है। और मानियात का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बच्चा जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है, बेहतर तरीक़े से रवानी के साथ जो है तो बच्चा बात कर रहा है, तो उसे मानियात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन आंसर की का जो जवाब है वो रोज़मर्रा यानी मुरवजा ज़ुबान है। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, एक माँ देखती है कि इसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि इसने किसी बालिग़ को या इसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। वो तज़्बज़ब में पड़ जाती है, क्योंकि इसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। ठीक है, ये एक माँ की सोच है कि बच्चा अचानक से ऐसी बात करने लगा है जो उसने अपने किसी भी बालिग़ बच्चे, भाई बहनों के बारे में इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना। अब वो तज़्बज़ब में पड़ जाती है, क्योंकि इसका मानना था कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की सीखते हैं। तो ये जो माँ का जो नज़रिया है वो साइकोलॉजी के किस नज़रिए से मुताबिकत रखता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है कसीर लिसानियात, कसीर लिसानियत को इंग्लिश में कहते हैं मल्टी लैंग्वेज। बी है मकामियत, सी है किरदारियत पसंदी, और डी है तामीरियत पसंदी। क्या हो सकता है जवाब? मकामियत पसंदी, आई थिंक। देखिए, हमको सीडीपी में मकामियत पसंदी ज़बान के जो मुताले में हमें इस चीज़ का तज़किरा मिलता नहीं है। अलबत्ता कसीर लिसानियत का तज़किरा मिलता है, किरदारियत पसंदी का तज़किरा मिलता है, तामीरियत पसंदी का तज़किरा हमें मिलता है। जहाँ तक बात है कि एक ऐसा फ़लसफ़ा हमारे सामने है साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम ये देखते हैं, जिसे हम सोशल इंटरेक्शन थ्योरी कहते हैं वैगोट्स्की की। ठीक है, और हम बहुत सारे नज़रियात में भी हमने देखा है कि बच्चे अपने माहौल से, अपने ख़ानदान से, अपने फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, तो उसे हम समाजी अल्बर्ट बांदोरा भी वही कहते हैं, वैगोट्स्की भी वही कहते हैं। तो यहाँ पर जिस बात का तज़किरा माँ कह रही है कि बच्चे ने ऐसी बात की, ठीक है, या फिर बच्चे ने ऐसी बात का देकर माँ को यहाँ पर तज़्बज़ब में मुब्तला कर दिया, जबकि वैसी बात ना तो उनके भाई बहन करते हैं बच्चे के, ना तो उसकी माँ ने अपनी किसी बालिग़ भाई बेटे को सुना है इस तरह की बात करते हुए। इसका मतलब ये है कि बच्चा कुछ न कुछ नए अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, बच्चे ने कुछ नए जुमले अदा किए माँ के सामने। ठीक है, इसको हम नेगेटिव सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उसने अच्छी बातें भी की हो सकता है कि उसने मालूमात अफ़ज़ा बातें की हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने नई चीज़ों को पेश किया माँ के सामने, नई ज़ुबान का, नए अल्फाज का पेशकश की। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यानी तामीरियत पसंदी, यहाँ पर उसका जवाब डी सही है। ठीक है जी। सॉरी,
सॉरी, किरदारियत पसंदी नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि माँ का जो नज़रिया है वो किस से मुताबिकत रखता है। हमने बच्चे के ऊपर बात की आपको, तो वो अगर बच्चा इल्म की तामीर करता है वो तामीरियत पसंदी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि माँ का जो नज़रिया है कि बच्चा अपने ख़ानदान से सीखता है, तो ये जो नज़रिया है किस से मुताबिकत रखता है। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स आप लोगों से भी हो सकती है, तो इस बात को आप ख्याल रखें। तो ये यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अपने ख़ानदान से आसपास के लोगों से नकल करके ज़बान सीखना एक कौन सा नज़रिया है। तो ये नज़रिया कहलाता है किरदारियत पसंदी, बिहेवियरिस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। सवाल नंबर 8 है आपके सामने। बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को, सवाल नंबर 8 आपके सामने है कि बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग़ पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं। ठीक है, एकेडमिक महारतों को यानी कि एकेडमिक तालीमी उसके दौर में बुनियादी महारत फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी यानी कि बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ठीक है, उससे पहले जो उसकी महारतें हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नई ख़वानदगी, बी है नया हल, ऑप्शन सी है नई दरसियात और डी है नए अनासिर। तो यहाँ पर सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई ख़वानदगी। ठीक है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे अपने एकेडमिक में आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर नई नई चीज़ें वो सीखेगा, नई महारतें सीखेगा। जो नई महारतें हैं उसे हम नई ख़वानदगी कहते हैं, न्यू लिटरेसी कहते हैं। ठीक, सवाल नंबर 9 है आपके सामने। दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वो बच्चों को नई किताबें और ख़यालात से मुतारफ़ कराती है और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बुलंद ख़वानी, ऑप्शन बी है मिसाली क़िरात, ऑप्शन सी है मुश्तरका क़िरात, ऑप्शन डी है मुकालिमाती क़िरात। अब ये देखिए कि ये जो तमाम चीज़ें हैं तो ये हमने मुताले की अक़साम के अंदर ये चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ऑप्शन है बुलंद ख़वानी। बुलंद ख़वानी में अगर हम क्लासरूम के पस मंज़र से देखें तो यहाँ पर बुलंद ख़वानी का मकसद जो है वो बच्चों की समाअत को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ मौल्लिम एक्टिव रहता है, तलबा बगौर सुनते हैं। ऑप्शन बी है मिसाली क़िरात। अब मिसाली क़िरात यहाँ पर ये भी एक रमूज़ औक़ाफ़ के ज़रिए पढ़ना, अच्छे तरीक़े से पढ़ना, ठीक है, वक्फ़ा देकर पढ़ना, मुनासिब लफ्ज़ लहजे के पढ़ना, ये मिसाली क़िरात के अंदर आता है। मुश्तरका क़िरात जिसमें एक से ज़्यादा लोग मिलकर पढ़ते हैं। ऑप्शन डी है मुकालिमाती, यानी जिसमें एक से ज़्यादा लोग मुकालमे में शरीक होते हैं। तो यहाँ पर दादी अम्मा जो है कहानी पढ़कर सुना रही है और नए ख़यालात से मुतारुफ़ करवा रही है, और आगे कहा जा रहा है कि बच्चे पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल है। बच्चे भी इस कहानी सुनने और सुनाने में बच्चे भी इसके अंदर मुस्तैदी से शामिल हैं। आपका माइक म्यूट कीजिए, जिनकी आवाज़ें आ रही है बच्चों की। तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन डी है मुकालिमाती क़िरात, जिसके अंदर बच्चे और दादी अम्मा ये दोनों भी एक्टिव हैं। ऑप्शन डी है आपके सामने। क़िरात की तदरीस का वो तरीक़ा जो हुरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। अब ये देखिए कि क़िरात की तदरीस का तरीक़ा, हमने तरीक़े तदरीस देखे हैं, ग्रामर के तरीक़े भी देखे हैं और तरीक़े ज़बान के तदरीस के तरीक़े भी आपको उर्दू के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो वहाँ पर ऐसा कौन सा तरीक़ा है जिसमें सबसे पहले हुरूफ और सूतियों की आवाज़ की बुनियाद पर, हुर्फ़ तहजी की बुनियाद पर बुनियादी अनासिर से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उनको जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। ये तरीक़ा कौन सा है। ऑप्शन ए है साख्तियाती तरीक़ा, ऑप्शन बी है ऊपर से नीचे का तरीक़ा, ऑप्शन सी है आपके सामने नीचे से ऊपर का तरीक़ा, और ऑप्शन डी है मजमूई ज़बान का तरीक़ा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 10 है
सही जवाब क्या होगा बताइए। क्या हो सकता है बताइए। आवाज़ आ रही है, क्लियर है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है, लेकिन स्क्रीन के ना ऑप्शंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो जी, शायद। पहला जो तरीका है वो साख्ती तरीका है, जिसमें हम स्ट्रक्चर साख्त बताते हैं, साख्तों से मुतारफ़ करवा के बच्चों को तदरीस करते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ऊपर से नीचे का तरीका। ऊपर से नीचे का तरीके से मुराद ये होता है कि आप पहले उसूल बता रहे हैं, उसके बाद मिसालें बता रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे उसे कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ऊपर है, नीचे से ऊपर जाना, यानी नीचे छोटी छोटी चीज़ें शुरू करना, उसके बाद उसूलों की तरफ, तारीफ़ की तरफ बढ़ना। और ऑप्शन डी है मजमूई ज़बान का तरीक़ा। ये मजमूई ज़बान का तरीक़ा यहाँ पर इब्तिदाई जमातों के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 10 का सही जवाब है नीचे से ऊपर का तरीक़ा, ठीक है। नीचे से ऊपर का तरीक़े में आप समझ लीजिए कि क्या होता है। ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है, या बाज़ दफ़ा उर्दू में भी अप टू डाउन या टॉप टू डाउन, इस तरह के भी अल्फाज का इस्तेमाल करके सवालात आते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि आप छोटे छोटे सूतियात, आवाज़ें, उसके बाद हुरूफ, उसके बाद अल्फाज, उसके बाद जुमले, इस तरह आप इस तरह आसान से मुश्किल की तरफ। जी, आप यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये कहलाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस तरह ऊपर से नीचे आएंगे तो ये कहलाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं आसान से मुश्किल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, ठीक है। जी सर। सवाल नंबर 11 आपके सामने है। ये गुज़िश्ता सवाल की तरह ही है, जिसमें एक दावा दिया गया है अलीफ और एक दलील है बे। अलीफ इस तरह है जुमला कि सूती हिज्जे, यानी आवाज़ों के हिज्जे करना, दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर गतखन लगाते हैं। गतखन का मतलब होता है लॉक करते हैं, रुकावट बनते हैं। बच्चों का हिज्जे करना आवाज़ों का उनकी लर्निंग की सलाहियत पर क्या करता है, रुकावट बनता है, गतखन लगाता है। जबकि दलील बे में ये कहा जा रहा है कि जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे की बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर गतखन नहीं लगाता, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ये दूसरा गलत है, ये तीसरा सही है। इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने पर हमें ये पता चलता है कि पहला जो ऑप्शन है सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश पर गलत गतखन लगाता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कि जब बच्चे आवाज़ों के हिज्जे करते हैं और दुरुस्त हिज्जे करते हैं तो वो बच्चों की आमोजिश की सलाहियत पर गतखन क्यों लगाएंगे, रुकावट क्यों बनेंगे। तो पहला गलत है, ठीक है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो दलील है, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे की बजाय अपने दिल से हिज्जे करने लगते हैं, ठीक है, तो ये जुमला भी सही है। पहला जुमला गलत है और दूसरा जुमला सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सवाल नंबर जी सर। सवाल नंबर 12 है। नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त, नई ज़ुबान से मुराद आप सेकंड लैंग्वेज आएगी। नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफ़रद उसूलों के बास बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीक़ा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर नई ज़ुबान की आमोजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो मादरी ज़ुबान की आमोजिश नहीं होती। हमने आपको बारहा कहा कि मादरी ज़ुबान का जहाँ पर भी आएगा तो मादरी ज़ुबान के लिए इक्तिसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन। मादरी ज़ुबान के लिए इक्तिसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सीखने के लिए। और जो नई ज़ुबान होगी, नई ज़ुबान से मुराद वो सेकंड लैंग्वेज भी हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 12 में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफ़रद उसूलों के बास, यानी कि जो भी उसूल होते हैं सेकंड लैंग्वेज के अंदर, उसके बाद तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने के तरीक़ा ये है कि कौन सा तरीक़ा है। ऑप्शन ए है जहाँ गलतियाँ सरज़द हो इनकी इस्लाह करें। बी है तलबा क्लास में बुलंद ख़वानी करें। सी है
क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मी अंजाम दें जिनमें ज़ुबानी तामुल शामिल हो। और डी है काउंसलर की मदद से बोलने का खुसूसी तिब्बी इलाज करें और बोलने की मशक करें। तो यहाँ पर सवाल पर गौर करने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि तलबा के अंदर, अब यहाँ पर ये कोई फ़िज़िकल डिसऑर्डर नहीं है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें कि आप तिब्बी इलाज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तिब्बी इलाज क्यों करेंगे आप बच्चों का? कोई फ़िज़िकल डिसऑर्डर थोड़ी ना है बच्चों का वो, इसलिए जी यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। और यहाँ पर बी है तलबा क्लास में बुलंद ख्वानी करे। बुलंद ख्वानी से भी हो सकता है लेकिन खातिर ख्वाह नहीं होगा, जो दीगर ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। जहाँ गलतियाँ सरजद हो इनकी इस्लाह, यहाँ पर गलतियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ख़ुद एतमादी की कमी की बात हो रही है। ठीक है, एतमाद की कमी की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है कि क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्म अंजाम दे, खेल खेल में जिसमें ज़बानी तामुल हो, कम्युनिकेशन हो, और कम्युनिकेशन खेल खेल में हो, तो बच्चे के अंदर एतमाद पैदा होगा और वह हंसते खेलते हुए सेकंड लैंग्वेज नई ज़ुबान की तश्कील उनके अंदर आसानी होगी। ठीक है, समझ में आया? जी सर। सवाल नंबर 13 है आपके सामने। तीसरी जमात का उस्ताद आमोज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झैल में कौन सा तरीक़ा नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है? ऑप्शन ए, उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते सियाह पर लिख दें और तलबा से इन्हें ज़ुबानी याद करने के लिए कहे। ऑप्शन बी है, उस्ताद को अल्फाज के साथ इनके मुतज़ाद भी बता देना चाहिए और इनकी ज़बान में मानी भी बता देना चाहिए। ऑप्शन सी है, उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ़ कराना चाहिए। और ऑप्शन डी है, उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत इन सियाक़ में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी है, उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत इन सियाक़ में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है सर। तो सवाल नंबर 13 आपके सामने है। सवाल पर गौर करने पर हमें ये पता चलता है कि तीसरी जमात का उस्ताद है ये, और वहाँ पर छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले ऑप्शन पर गौर करें जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते सियाह पर लिख दें और तलबा ने ज़बान याद करने के लिए, तो तीसरी जमात के लिए तरीक़ा मौसर नहीं है, मुनासिब नहीं है। ऑप्शन ए मुनासिब नहीं है। ऑप्शन बी है, उस्ताद को अल्फाज के साथ इनके मुतज़ाद क्यों काम बढ़ाएं भाई? पहले बच्चों को जो लफ्ज़ आ रहे हैं सियाक़ व सुबाक़ में उसका तसव्वुर वाज़ेह होना चाहिए। ऑप्शन सी है, उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ़ करवाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जिसमें ये वकालत की गई है कि उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत इन सियाक़ में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर अल्फाज हैं जिसके मानी तलबा को समझ नहीं आ रहे हैं या समझाने की ज़रूरत मौल्लिम महसूस करता है, तो उन्हीं सियाक़ में, उन्हीं नज़मों में, उन्हीं हम्द में तलबा को उसी दौरान समझा देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ठीक सवाल नंबर 14 है आपके सामने। ज़बान की आमोजिश डैश होती है। बहुत कॉमन सवाल है आपके लिए। सवाल नंबर 14, ज़बान की आमोजिश डैश होती है। आमोजिश की बात हो रही है तो मुझे बताइए कौन सी ज़ुबान होगी ये? इख्तिसाब। नहीं, मेरे सवाल ये है कि ज़बान की आमोजिश हो रही है तो कौन सी ज़ुबान है? महारत। जी, ज़बान की आमोजिश हो रही है तो ये सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो भी हम आमोजिश का काम करते हैं तो वो महारत कहलाती है। अब तमाम उलूम, तमाम स्किल जो मादरी ज़ुबान के अलावा, जो फितरी चीज़ों के अलावा सीखी जाती है तो वो महारत कहलाती है, आमोजिश के अंडर में आती है। तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब महारत है। ठीक, सवाल नंबर 15 है आपके सामने, पढ़ने के तरीक़े। अब ये यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है जो आपका 2 से 3 मिनट आपको एग्ज़ाम के अंदर पढ़ने के लिए लग सकते हैं इसे। ठीक है, तो सवाल नंबर
15 है पढ़ने के तरीक़े बताए गए हैं और उसके हिसाब से नीचे 5 मतन दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो वो जो ऊपर पढ़ने के तरीक़े हैं उस तरीक़े को 5 मतन से मैच करना है। ठीक है। अलीफ है पेशन गोई, बे है इस्तनबाती अंदाज, जीम है सियाक से मानी अर्ज़ करना, दाल है गायर मुताल्ला और है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। खारी क्या करता है? ठीक है। अब ये स्टेप्स के यहाँ पर आपको मैच करना है। नंबर 1 है लिखने के अंदाज़ की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है। तो ये जुमला ऊपर अलीफ बे जीम दाल है के लिए किसके लिए सूटेबल है? सवाल नंबर 2 है मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? इस्तनबाती अंदाज़ है या सियाह से मानी अक्स करना है या गायरान मुताला है? ये क्या है? जीम से। वो आपको मैच करना है। मैच करने के लिए आपको ये हाँ, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए ABCD नज़र आ रहे हैं आपको? जी। तो ये 2 मिनट खा सकता है लेकिन आपके, इसलिए आपको जल्द से जल्द वहीं के वहीं मैच करना। आपका जवाब तैयार हो जाएगा फौरी मैच करते हुए, और फिर आपका जो जवाब आपने मैच किए हैं तो वो ऑप्शन में ढूंढना आपने। ठीक है। तो यहाँ पर फिक्र करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सवाल नंबर 15 में सही जवाब बी है। ठीक है। जिसमें अलीफ 5 नंबर पे है, यानी कि पेशन गोई की जोड़ी लगेंगी आपकी 5 नंबर से कि मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। ये चीज़ क्या कहलाएगी? पेशन गोई। हमने कल भी ये सवाल देखा था और गुज़िश्ता शायद हमने ऑफलाइन में देखे हैं कि जो तस्वीरी किताब होती हैं, ठीक है, ऐसी किताब जिसमें तस्वीर के ज़रिए पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? पेशन गोई भी आती है या उसमें क़यास भी आता है। तो बी के अंदर आपने देखा कि अलीफ की जोड़ी 5 है, बे है इस्तनबाती अंदाज़, तो वहाँ पर उसके लिए पहला है इस्तनबाती अंदाज़, यानी कि आप उससे क्या अक्स करते हैं, यानी कि इस्तनबात कहते हैं इतलाक़ को, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेशन को। आपने इससे क्या फ़ील किए? तो लिखने के अंदाज़ की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है, तो अब उसे कहेंगे इस्तनबाती अंदाज़। ठीक। उसके बाद जीम है बे 2 नंबर के लिए सियाक से मानी अक्स करना। तो हम देखते हैं जीम को 2 नंबर से अगर हम लगाते हैं तो मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं कि मानी अक्स करना। और आखिर में दाल जो है वो 4 नंबर से जुड़ता है, गैर मुताला यानी किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़ों से तवज्जो मरकूज़ करना। गैर मुताला का मतलब होता है कि आप वसी मुताला कर रहे हैं, गौर व फिक्र के साथ मुताला कर रहे हैं, तवज्जो मरकूज़ करके मुताला कर रहे हैं। ठीक है। और आखिर में है जो है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही करना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 3 नंबर के लिए कि आप उन्वानात और तारुफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम, यहाँ पे ख़ुद आपको अंदाज़ा लगाने के लिए मददगार चीज़ें हैं। तरतीब व तंजीम यहाँ पर पहले इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो है का जवाब यहाँ पे 3 ही रहेगा। ठीक है। समझ में आया? तो सही जवाब बी है। अब देखिए सवाल नंबर 16 जो है अब वो इस इक़्तिबास पर मबनी होगा। पहले शुरुआत में हमको इस पेपर में इक़्तिबास नहीं पूछा गया था, अब यहाँ पर इक़्तिबास पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि इक़्तिबास को आप सरसरी मुताले की तरह आप उसको पढ़ें और उसके बाद फ़ौरी आप जवाबात की तरफ बढ़ें। सरसरी मुताले में क्या ख़ास बात होती है कि आप उस इक़्तिबास के मरकज़ी ख़याल को समझ लेते हैं। चलिए हम भी उसी तरह पढ़ते हैं ताकि हमको उसका मरकज़ी ख़याल का अंदाज़ा हो जाए। पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधों के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं।
जो इन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा इनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मिक़दार इसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे बल्कि कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनका रंग भी सियाही माइल होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जुगाली करने वाले जानवर इन पर मुंह मारने से ग्रेस करते हैं। ये हमने सरसरी मुताला कर दिया। सवाल नंबर 16 आपके सामने है कि रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। ऑप्शन ए नोकदार और कांटे वाले होते हैं। ऑप्शन बी मोटे रेशमदार और फूले हुए होते हैं। ऑप्शन सी नुकीले खुरदुरे और पतले होते हैं। ऑप्शन डी खारदार और बदनुमा होते हैं। जी, पत्तों के जिस्म कैसे होते हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी। मोटे होते हैं, रेशमदार और फूले हुए होते हैं। क्यों फूले हुए होते हैं? उनके अंदर हमने पढ़ लिए कि उनके अंदर पानी वो स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, इसका तस्करा यहाँ पर हो चुका है। ये देखिए पैराग्राफ में रेगिस्तानी पौधों के जिस्म, ठीक है, मोटे रेशे और फूलेदार होते हैं। तो यहाँ पर बी सही है। सवाल नंबर 17 है, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? ऑप्शन ए ये अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं। ऑप्शन बी ये अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं। ऑप्शन सी ये अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े महफूज रखते हैं। ऑप्शन डी है ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। क्या रखते हैं वो? जी, अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ये पैराग्राफ में ढूंढकर आप या सरसरी मुताले के दौरान भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने है। ये ज़ख़ीरा कब इनके काम आता है? ऑप्शन ए है रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आता है। ऑप्शन बी है गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगते हैं। ऑप्शन सी है ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है। ऑप्शन डी है आपके सामने गर्म हवा चलती है तब काम आता है। तो पैराग्राफ के मुताबिक सवाल नंबर 18 का सही जवाब सी है। जब ख़राब मौसम में ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो अपने अंदर स्टोरेज ज़ख़ीरे को इस्तेमाल में करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 19 है आपके सामने। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? अब ये पहले जिस्म की बात आई थी, अब पत्तों की बात आ रही है। ठीक है, ऑप्शन ए चौड़े होते हैं, बी फैले हुए होते हैं, सी छोटे होते हैं, डी लंबे होते हैं। तो पैराग्राफ के मुताबिक हमने वहाँ पर देखा है कि छोटे होते हैं और वो खारदार होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है? पैराग्राफ देखते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियाही माइल हो जाता है। ऑप्शन ए। ठीक, सवाल नंबर 21 है आपके सामने। दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? ऑप्शन ए पौधों में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से। ऑप्शन बी पौधों में पानी की ज़ायद मिक़दार और उनके पत्ते और फ़िज़ा में ख़ारिज होते रहने की वजह से। ये पैराग्राफ में हमको सवाल नंबर 21 का बी सही जवाब हमको मिलता है। सवाल नंबर 22 है, रेगिस्तान के पौधों का कांटों की शक्ल में होने की वजह से इन्हें क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है हमने अभी पढ़े हैं पैराग्राफ के अंदर कि जुगाली करने वाले जानवर इन पर मुंह नहीं मार सकते। ठीक है, इसलिए खारदार झाड़ों को जुगाली करने वाले या जानवर जो है उनको नहीं खाते कांटों की वजह से। ठीक,
सवाल नंबर 23 है। अब वो पैराग्राफ बेस्ड इक़्तिबास पर मबनी सवाल यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। सवाल नंबर 23 है आपके सामने, एहसास की जमा क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी। हस्तियों, बी है एहसासात, सी है हसियातों, ऑप्शन डी है हसियातें। जी जवाब बताइए। आसान, एहसासात। जी आसान जवाब बी। है बी, एहसास की जमा होता है एहसासात। एहसासात। सवाल नंबर 24 है, फ़ायदे का मुतज़ाद बताइए। फ़ायदा यानी नफ़ा, उसका मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद। ऑप्शन ए मुज़िर, ऑप्शन सी नुकसान। जी ऑप्शन ए है मुज़िर, बी है फैज़ान, सी है नुकसान और डी है फैज़याब। तो फ़ायदे का मुतज़ाद यानी ज़िद नुकसान है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, अब इक़्तिबास हुआ, इक़्तिबास के बाद फौरी आपके सामने नज़्म के सवालात आपके सामने हैं। इसको भी आप सरसरी मुताला करना चाहिए। हमने आपके इक़्तिबास के लिए कहा कि विदिन आपने 30 to 20 सेकंड पढ़ना चाहिए, और ये जो 5-6 लाइन आते हैं नज़मों की, इसको आपने 10 से 15 सेकंड के अंदर पढ़ लेना चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क़िनाअत न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी है आशियाँ और भी है। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामात आह व फ़ग़ा और भी है। इसी रोज़ वो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मा वो मका और भी है। तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। किसके हैं ये मशहूर अशार बताइए फौरी। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के हैं। ठीक है, अल्लामा इकबाल जी। तो सवाल नंबर 25 इसी बुनियाद पर है कि शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात की है। आसान सा सवाल। ऑप्शन बी, इश्क के इम्तिहान और भी है, बी सही आंसर है। सवाल नंबर 26 है आपके सामने, शायर ने किस पे क़िनाअत ना करने की बात की है। आलम रंग व बू पर, आलम रंग गम पर, या फिर 26 ऑप्शन इसके शायद आगे गए हैं, देखते हैं हम आगे। चलिए, तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायर ने किस पे क़नाअत ना करने की बात की है। क़नाअत ना कर आलम रंग व बू पर, आलम बू पर। जी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो ये 26 सवालात आपके सामने हो चुके हैं। उसके बाद ऑप्शन ए। सवाल नंबर 27 है, शायर ने शाहीन के काम को का जी हाँ अभी हो रही है शो। हेलो, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। सवाल नंबर 27 है, शायर ने शाहीन के काम को कहा है। ऑप्शन ए है दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई से लड़ना, परवाज़ करना, पहाड़ों में रहना। कहाँ रहता है शाहीन? ऑप्शन डी, पहाड़ों पर। ठीक है, पहाड़ों पर। सवाल नंबर 28 आपके सामने है, शायर किस में उलझकर न रहने की बात करता है। ऑप्शन ए है सुबह व शाम में, ऑप्शन बी रोज़ व शब में, सी रंज व गम में, और डी है दुख दर्द में। नज़्म पढ़ने पर, अशार पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि शायर रोज़ व शब में उलझकर न रहने की बात करता है। देखिए, हम उस पर नज़र भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस लाइन में इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमा व मका और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ो शब में उलझ कर न रहने के लिए शायर बात कर रहा है। आसान सवाल है। सवाल नंबर 29, अगर खो गया एक डैश तो क्या गम। ऑप्शन ए दुश्मन, बी चिलमन, सी नशेमन, और डी है करमन। तो ये मशहूर शायर हैं, और मशहूर शायर का ये मशहूर शेर है, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, तेरे सामने आह व फ़ग़ा और भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
आखिरी सवाल आपके सामने है, गम का मुतजाद क्या है? बताइए फास्ट, गम का मुतजाद क्या है? खुशी। ऑप्शन ए खुशी। दुख, बी खुशी, सी मायूसी और डी है उदासी। बाकी के खुशी। तीनों भी ऑप्शन गम से रिलेटेड है, हम माने हैं। दुख है, मायूसी है, उदासी है, ये सब गम की चीज़ें हैं। मुतजाद यानी ज़िद, उसका सही जवाब है खुशी। ठीक है, इस तरह आप देखिए कि जो नज़म पर मबनी सवालात होते हैं वो भी, और पैराग्राफ पर मबनी सवालात ये भी, ये आपके सॉलिड मार्क्स हैं। इसमें आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ नज़म को लगकर जो सपोर्टिंग क्वेश्चंस आते हैं वो भी अल्फाज मायने आसान से आते हैं, वाहिद जमा इस तरह के सवालात। ग्रामर के बहुत कम सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितना आपको उर्दू ज़बान और फ़न तालीम इस किताब में जो दिया हुआ है उतना ही अगर आप करते हैं तो श्योरिटी के साथ हमें उम्मीद है कि 25 नंबर से ज़ायद आपको नंबरात मिल सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। हम इस वीडियो के आखिर में उर्दू ज़बान और फ़न तालीम किताब की फ़ोटो फिर से आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आप उस किताब को ख़रीदें, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। इंशाल्लाह जिन जिन को चाहिए हम उन तक पहुंचा देंगे। उर्दू पेपर समझ में आ गया पूरा? इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना तो आप प्रैक्टिस पेपर में भी आप 25 के अबव ले सकते हैं। इसमें नंबर कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इत्तेफाकन किसी पेडागॉगी के अंदर आप एक आधा मार्क 2-3 मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे का पूरा सवालात इसके अंदर आसान होते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक रेफर करने का, पेडागॉजी के लिए, मैथ्स जी पेडागॉजी? 1 मिनट। हाँ, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.